गुड मॉर्निंग। आप सबका +1 इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम एक नया क्वेश्चन जो कि लेसन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र की अवधारणा, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टैटिक्स है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिना स्टैटिक्स के चल ही नहीं सकती है। अब नीचे बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व जो हमने स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, 5 या 6 पॉइंट, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि अर्थशास्त्र जो है वो दैट इज बेस्ड अपॉन सांख्यिकी, स्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है और सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। एक टिप्पट हमारे एक अर्थशास्त्री उन्होंने लिखा, एक शब्द बहुत अच्छा लिखा है कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र कोरे सिद्धांतवादियों के अधीन ना रह करके कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो कोरे सिद्धांतवादी जो भी हमारे थॉटिशियंस होते हैं उसके अधीन न रह करके प्रयोगशालाओं के अधीन हो जाए। जैसे आपने देखा कि आपकी जितनी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल आपके स्कूल में करवाए जाते हैं, प्रयोगशाला में होती है, उनकी प्रयोगशालाएं होती हैं। उसी ढंग से एक दिन हो सकता है कि अर्थशास्त्र की क्या बन जाए, प्रयोगशालाएं बन जाए। अब अर्थशास्त्र के अंदर जो सांख्यिकी का महत्व जो है वो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। ये हम बातें आपके सामने रख रहे हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का बहुत अधिक महत्व है। आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं बच्चे, उसको हम क्या करते हैं, उसकी परिमाणात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। परिमाणात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सांख्यिकी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे अब यहाँ पे लिखा है कि समस्याएं चाहे कोई भी हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है, कीमत वृद्धि की समस्या है या हमारे घटते हुए निर्यात की समस्या है, इन सभी समस्याओं को या इन समस्याओं को समझने के लिए अर्थशास्त्री सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उसको उसकी परिमाणात्मक अभिव्यक्ति करते हैं, उसको परिमाण में व्यक्त करते हैं। कि जैसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, इतने % बेरोजगारी, हम बोलेंगे जैसे 60% बेरोजगारी है, कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, हमारे निर्यात के अंदर 10% की कमी हो रही है। तो ये जो हमारी सांख्यिकी वो क्या करती है, आर्थिक समस्याओं की परिमाणात्मक अभिव्यक्ति करती है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमारा दूसरा आ रहा है अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं करने में भी जो हमारी सांख्यिकी है वो हेल्प करती है। अंतर क्षेत्रीय का मतलब 2 क्षेत्रों के बीच में जो हमारी अर्थशास्त्री समस्याओं को या समस्याओं की केवल परिमाणात्मक अभिव्यक्ति नहीं करते बल्कि उनकी अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं भी करते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्री आपने उदाहरण के लिए बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्री ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का कितना विस्तार है। तो बेरोजगारी का कितना विस्तार है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना बेरोजगारी है और आपकी शहरी क्षेत्र के अंदर कितनी बेरोजगारी है। इसका मतलब ये कौन सी तुलना होगी, कौन सी कंपैरिजन होगी, इसको बोलेंगे सेक्टरल, अंतर क्षेत्रीय। और अंतर समय तुलना करने में भी ये हेल्प करती है। जैसे समय के साथ साथ किसी भी समस्या का विस्तार में कितना परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए इसका अभिप्राय है कि विभिन्न योजना, जब आपने देखा कि हमारी 5 वर्षीय योजनाएं चलती हैं और 5 वर्षीय योजनाओं के अंदर कार्यशील जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या आप समझते हैं कि कार्यशील ऐसी जनसंख्या होती है जो काम करने की इच्छुक होती है, वो काम करने के योग्य होती है, उसमें से कितने लोग बेरोजगार हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो अर्थशास्त्र है या हमारी सांख्यिकी है वो क्या किसमें हेल्प करती है, अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं करने में भी सहायता करती है। ये 2 आपने इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब आपकी तीसरी इंपॉर्टेंस देखिए, कारण और परिणाम संबंध ज्ञात करना, वर्किंग आउट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और परिणाम। उदाहरण के लिए ये यदि संख्यात्मक अध्ययन के द्वारा अर्थशास्त्री को यह ज्ञात होता है कि मांग में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश के कमी होने की प्रवृत्ति हो रही है, तो सरकार को अर्थव्यवस्था में मांग के स्तर को बढ़ाने से संबंधित उपाय के विषय में सुझाव देगा। मतलब अब यहाँ पे देख लियो, यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारी जो सांख्यिकी वो किसमें हेल्प करती है, कारण और परिणाम संबंध जाते हैं। अब आप क्या कर रहा है, जो भी अर्थशास्त्री है उसको लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो रही है, मांग की कमी हो रही है। ठीक है, मांग में कमी होने के परिणाम स्वरूप हमारे निवेश में कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक है, और सरकार को वो ये भी सुझाव देगा कि आपने किस ढंग से मांग के स्तर को बढ़ाना है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि सांख्यिकी कारण और परिणाम संबंध ज्ञात करने में भी सहायता करती है। आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण, जितने भी हमारे आर्थिक सिद्धांत होते हैं, आर्थिक सिद्धांत, इकोनॉमिक मॉडल्स जितने भी होते हैं वो भी सांख्यिकी के ऊपर आधारित होते हैं। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आर्थिक सिद्धांत क्या है, ये अगले साल आप +2 की क्लास में बहुत सारे मॉडल पढ़ेंगे। आर्थिक सिद्धांत क्या है, ये संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच स्थापित संख्यात्मक संबंध है जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। मान लीजिए जैसे कि आपका एक सिद्धांत होता है, किसका सिद्धांत होता है, मांग का सिद्धांत। मांग के सिद्धांत में क्या होता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। पूर्ति के सिद्धांत में क्या होता है, पूर्ति और कीमत के अंदर धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो आर्थिक सिद्धांत के जो मॉडल हैं, आर्थिक मॉडल, उसका निर्माण किसके ऊपर आधारित होता है, सांख्यिकी के ऊपर। एक तरफ से आप क्या लिखते हैं, प्राइसेस लिखते जाते हैं, दूसरी तरफ से डिमांड लिखो, प्राइसेस लिखते जाते हैं, दूसरी तरफ से आप क्या लिखते हो, सप्लाई लिखते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी हमारा आर्थिक मॉडल है वो किसके ऊपर आधारित होते हैं, सांख्यिकी। क्योंकि सांख्यिकी क्या है, संख्यात्मक तथ्यों का समूह है, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। उसके बाद नीतियों का निर्माण, यही आपने नीतियों का जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एक वित्त मंत्री क्या करता है, सांख्यिकी अध्ययनों के द्वारा ही, जो स्टैटिस्टिकल स्टडी के द्वारा ही सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में करों में वृद्धि या करों के में कमी के संबंध में निर्णय लेते हैं। ठीक है, कि अब आपने एक सांख्यिकी अध्ययन करेगा और सांख्यिकी अध्ययन के द्वारा वित्त मंत्री, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं आप, उसके द्वारा ही सरकार क्या करते हैं, आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में। जैसे उसको क्या कहते, सरकार चाहती कि मैंने अपनी आय में वृद्धि करनी है, तो आय में वृद्धि कैसे हो सकती है, करों में वृद्धि करने से हो सकती है या कमी करने के संबंध में वो निर्णय लेते हैं। इसका मतलब जो भी हमारी देश की सरकारें हैं, सांख्यिकी के द्वारा ही क्या करती है, नीतियों, ये जो हमारी सांख्यिकी है वो नीतियों के निर्माण में भी सहायता करती है। तो ये आपने ऐसे करना है कि ये आपके जो 5 पॉइंट्स हैं, ये दीज आर दी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स की या सांख्यिकी का अर्थशास्त्र के अंदर क्या महत्व है, इसको स्पष्ट करते हैं। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और लगाना है कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती है, कोई ना कोई सीमाएं होती हैं। तो हमारी जो है कि अब हमारी इसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं। इन सीमाओं को मैं बारी बारी डिस्कस कर रहा हूँ। केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, आप देखते हो कि हमारी सांख्यिकी के अंदर सिर्फ क्या किया जाता है, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जो भी हमारे गुणात्मक तथ्य होते हैं, जैसे कौन कौन से गुणात्मक तथ्य हो सकते हैं, ईमानदारी, मित्रता, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, देश प्रेम, न्याय आदि का कोई भी अध्ययन नहीं किया जाता है। हमारी सांख्यिकी के अंदर सिर्फ किसका अध्ययन किया जाता है, संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा हम बात करें, जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है केवल समूहों का अध्ययन। सांख्यिकी क्या करती है, सिर्फ समूहों का अध्ययन करती है, यानी कि समुच्चय का अध्ययन करती है। एक आंकड़े को आप ना सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है, सांख्यिकी बोल ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि राम की प्रतिमा आय 2000 रुपये है, तो इसको सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा, इसको सांख्यिकी नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब हमने एक समुच्चय बना लिया, एक समूह बना लिया, राम की आय इतनी है, सोहन की इतनी है, श्याम की इतनी है, तो इस समूह, इनका समूह 9000 रुपये और औसत कितना निकलता है। देखिए इन सब समूह की आय कितनी निकल रही है, 3 2 5 4, 9000 रुपये निकल रही है, और औसत कितना निकल रहा है, 9000/3। कितना निकल रहा है, 9000/3। तो ये औसत जो निकल रहा है आपका 3000 निकल रहा है। तो ये हमारी सांख्यिकी क्या करती है, केवल समूहों का अध्ययन करती है। ये सिंगल या किसी एक तथ्य का अध्ययन नहीं करती है। किसका अध्ययन नहीं करती है, एक विशेष इकाई का अध्ययन नहीं करती कि सिर्फ एक इकाई का अध्ययन होगा, ये समूहों का अध्ययन करती है। ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद आंकड़ों में एकरूपता या सजातीयता होना बिल्कुल जरूरी है, होमोजिनाइटी ऑफ डाटा एंड एजेंशियल रिक्वायरमेंट। आंकड़ों के अंदर सजातीयता होना बड़ी जरूरी है। क्यों, जैसे मान लीजिए आप एक तरफ से क्या करते हैं, जैसे राम है, राम की हम बोलेंगे हाइट कितनी है, हम बोलेंगे 5 फुट है, ठीक है, और सोहन की लंबाई हम बोलेंगे कितनी है, या सोहन का जो वजन है वो 60 किलोग्राम है। और हम तीसरी हम बात करेंगे, किसी और की बात कर ली, किसी और व्यक्ति की, उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है या प्रति मासिक आय 3000 रुपये, तो उसको आप सांख्यिकी नहीं कहेंगे। सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों का समरूपता होना या
सजातीयता होना एक आवश्यक शर्त है कि जब हम ले रहे हैं, आयु ले रहे हैं तो सबकी आयु ले रहे हैं, वजन ले रहे हैं तो सबका वजन ले रहे हैं, एक स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के अंक ले रहे हैं तो सबके अंक ले रहे हैं, ठीक है। तो आंकड़ों में एक रूपता या सजातीयता होना शर्त है, एक जो है एक आवश्यक शर्त है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। और उसके बाद जो हमारे इसके जो परिणाम होते हैं वो केवल औसतन सत्य होते हैं। जो परिणाम हैं किसके अंदर, सांख्यिकी के, वो केवल औसतन सत्य होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भारत के अंदर औसतन सत्य होते, इतना लिख लिया आपने, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हो कि भारत के अंदर हम क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय कितनी, 18,000 रुपये प्रति वर्ष है। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि सब व्यक्तियों की आय 18,000 रुपये प्रति वर्ष है, ये केवल औसतन सत्य है। कैसा है, औसतन, कुछ व्यक्तियों की आय इससे ज़्यादा हो सकती है और कुछ व्यक्तियों की आय इससे कम हो सकती है, ये तो औसतन सत्य है, हम औसत बोल रहे हैं। अब हम बोलते हैं कि हमारी मैट्रिक क्लास के अंदर, एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं कि मैट्रिक क्लास के अंदर हम बोले मेरे जो मार्क्स आए वो 70% हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया, ये सांख्यिकी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि सब सब्जेक्ट के अंदर आपके 70% हैं, 70% है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये औसतन सत्य हैं सिर्फ, कई सब्जेक्ट के अंदर आपके मार्क्स 70 से ज़्यादा होंगे और कई सब्जेक्ट के अंदर, कई विषयों के अंदर आपके मार्क्स 70 से कम भी होंगे। तो सांख्यिकी क्या है, सिर्फ इसके जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये सिर्फ औसतन सत्य होते हैं, पूर्णतः सत्य नहीं होते, ये भी लिमिटेशन आ गई। उसके बाद विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोग, ठीक है, विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोग। अब आपने देखा है कि अब घर के अंदर हमारे जो अनपढ़ लोग हैं वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल जो पढ़े लिखे जो विशेषज्ञ लोग हैं वही सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने 5 लिमिटेशंस पढ़ी। कौन कौन सी लिमिटेशंस पढ़ी, ये एक बार मैं फिर रिपीट करवा रहा हूं। केवल जो है संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है और केवल समूहों का अध्ययन करता है, एक इकाई का अध्ययन नहीं करता है, और आंकड़ों के अंदर एक रूपता या सजातीयता होना एक आवश्यक शर्त है, और ये परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं। एंड नेक्स्ट, केवल इसका जो है कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट, केवल हम इस विशेषज्ञों के द्वारा ही इसका प्रयोग संभव है। तो ये आपने क्वेश्चन याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने नहीं करवाई, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। एक डेफिनेशन ये है कि सांख्यिकी की एक वचन के रूप में परिभाषा लिखनी है आपने। बट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स इन सिंगुलर नॉन। तो सांख्यिकी से यहाँ पे एक क्रास्टन और काउडेन ने एक परिभाषा दी, उसी को ही आपने याद रखना है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक, जो भी हमारे संख्यात्मक आंकड़ों को संग्रह करना, मतलब आंकड़ों को आप एकत्रित करना, उसको प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, तथा उनके निर्वचन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। सांख्यिकी क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे आंकड़ों को एकत्रित करने, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उसके निर्वचन में सहायता करता है। स्टैटिक्स में भी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो है इस डेफिनेशंस को भी आपने याद रखना है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।